नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। बातें हो रही हैं दोस्तों पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की सीरीज में आज हम हरियाणा के लाल राजनीति के पहले मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी के राजनीतिक जीवन के कई और महत्वपूर्ण घटनाओं को जानेंगे, जिसमें से कई तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इंदिरा गांधी जी ने मार्च 1971 में लोकसभा चुनाव करवाए थे। चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल हुई थी और इन चुनाव के बाद बंसीलाल जी जो थे वो हरियाणा में कांग्रेस के एक छत्र नेता बन गए थे। उन्होंने समय को भांपा और इंदिरा गांधी जी से हरियाणा विधानसभा चुनाव जो थे वो समय से पहले कराए जाने की अनुमति मांगी। 21 जनवरी 1972 को हरियाणा की विधानसभा भंग कर दी गई और मार्च 1972 में नए चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस को 1967 के 48 सीटों के मुकाबले 4 ज़्यादा सीटें मिली और 52 सीटों उन्होंने जीती थी। समूचा जो विपक्ष था वो 18 सीटों पर सिमट कर रह गया था। 11 निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीते और विपक्ष में संगठन कांग्रेस को 12, जनसंघ को 2, विशाल हरियाणा पार्टी को 3 और आर्य सभा को 1 सीट मिली थी। बतौर मुख्यमंत्री बंसीलाल जी की दूसरी पारी 30 नवंबर 1975 को तब समाप्त हुई जब देश में इमरजेंसी लगे हुए 6 महीने हो गए थे और इंदिरा गांधी जी चौधरी बंसीलाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बुला लिया। विधानसभा के शेष कार्यकाल में लाला बनारसी दास गुप्ता राज्य के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की राजनीति में पहुंचकर चौधरी बंसीलाल संजय गांधी के जो रथ था उसके 7 घोड़ों में शुमार हुए। उनके अलावा विद्याचरण शुक्ल, ओम मेहता, नारायण दत्त तिवारी, जगन्नाथ मिश्रा, अंबिका सोनी और रुखसाना सुल्ताना को संजय गांधी के 7 घोड़े कहा जाता था। इंदिरा गांधी से मिल रहे आशीर्वाद के चलते ताकतवर हो रहे चौधरी बंसीलाल की फितरत से जो थे वो एक प्रदेश के जो दिग्गज खिलाड़ी थे वो पहले ही नाराज थे। कांग्रेस के बाहर पंडित भगवत दयाल और राव वीरेंद्र सिंह और कांग्रेस के अंदर चौधरी देवीलाल, प्रोफेसर शेर सिंह, चौधरी रिज्जक राम, चौधरी रणवीर सिंह, चंद्रावती सभी के निशानों पर वो पहले आ ही चुके थे। चौधरी बंसीलाल की सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह से बंसीलाल जी के संबंध इतने प्रगाढ़ एक जमाने में थे कि चौधरी बंसीलाल रोज रात को नियमित रूप से प्रोफेसर शेर सिंह को फोन किया करते थे। शेर सिंह जी की जो धर्मपत्नी थी वो मनोविनोद में देर रात को आने वाले चौधरी बंसीलाल के फोन को प्रोफेसर शेर सिंह की स्लीपिंग पिल कहा करती थी, क्योंकि शेर सिंह जी बंसीलाल जी के फोन को सुनने के बाद ही सोया करते थे, चाहे वो रात के कितने बजे आए। लेकिन कालांतर में चौधरी बंसीलाल और प्रोफेसर सिंह के संबंध बहुत खराब हुए और दोनों के बीच कटुता इंदिरा गांधी के दरबार तक जा पहुंची थी और आखिर में दुखी मन से प्रोफेसर शेर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी। वो नेता जिसके दमखम को पंडित नेहरू भी मानते थे, वक्त का फेर देखिए दोस्तों, चौधरी बंसीलाल की वजह से उनको कांग्रेस छोड़कर बाहर जाना पड़ा। असल में चौधरी बंसीलाल को जहाँ हरियाणा में गाँव-गाँव में पानी, बिजली, सड़कें पहुँचाने के लिए विकास पुरुष कहा जाता है, वहीं उन पर लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार करके शासन में मनमानी करके और तानाशाही के जो आरोप हैं वो उन पर खूब लगे। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही शासन करने की बजाय जनता को हांकने की नीति अपनाई थी और नतीजा ये हुआ था कि अपनी विकास पुरुष की छवि को इस वजह से उन्होंने धूमिल किया। हरियाणा को एक विकसित प्रांत बनाने की उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो उग्र स्वभाव था, उनकी जो कमजोरियां थी, उन्होंने उनको अधिनायकवादी जो उनका व्यक्तित्व था उसका निर्माण किया था। अपने अक्खड़पन, रूखे व्यवहार और सख्त लहजे के लिए मैसूर जो चौधरी बंसीलाल थे, उनका कोई मानवीय पक्ष हो सकता है इसकी उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता है, लेकिन हर कठोर दिल में भी एक दया की भावना होती है और बंसीलाल जी अंदर से बहुत भावुक व्यक्ति थे। इसका एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। उनके प्रधान सचिव रहे थे एस.के. मिश्रा जी। उनकी भी एक किताब है फ्लाइंग हाईवेज। उन्होंने उसमें लिखा है कि एक बार बंसीलाल जी सड़क मार्ग से चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे और जब वो लोग अंबाला के पास पहुंचे तो उनकी कार जो है वो सड़क पर लेटी हुई एक बूढ़ी महिला ने रोक ली। वो जोरों से रो रही थी। कारण पूछा तो पता चला कि उसके बेटे को फांसी की सजा हो गई है और उसकी जो दया याचिका है वो अस्वीकार हो गई है। 2 दिन बाद उसको फांसी लगनी थी। बंसीलाल इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कार को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। मिश्रा जी लिखते हैं, उनको ये देख के आश्चर्य हुआ कि बंसीलाल की आंखों में आंसू थे और वो उनसे बोले कि उस लड़के ने चाहे जितना जघन्य अपराध किया हो, लेकिन
माँ के लिए तो उसका बेटा ही है। और अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि वो लड़का जेल से भाग गया है। मिश्रा जी लिखते हैं कि वो पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि ये एक संयोग नहीं था। और इस बारे में मैंने भी बंसीलाल जी से कभी नहीं पूछा और बंसीलाल जी ने भी मुझे इसका कभी जिक्र नहीं किया। चोई बंसीलाल के बारे में ये मशहूर था कि वो कभी एक जगह पर चैन से नहीं बैठा करते थे। महीने में 25 दिन हरियाणा की अलग अलग जगहों का दौरा करते थे। गांव-गांव में पानी, बिजली और सड़क पहुंचाने के लिए उनको हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। वास्तव में उनका एक तरह से हरियाणा का विकास कराने का उनके सिर पर जुनून सवार था। बंसीलाल जी हर हालत में यमुना के पानी को दक्षिण हरियाणा के रेतीले टिब्बों पर पहुंचाना चाहते थे। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव और माई एनकाउंटर्स विद थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा के लेखक राम वर्मा जी ने भी अपनी किताबों में उनके कई किस्सों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने चीफ इंजीनियर जो के.एस. पाठक थे, उनकी मदद लेने का फैसला लिया था। पाठक जी पहले अमेरिका के टेनेसी वैली कॉरपोरेशन में काम कर चुके थे और उन्होंने उनसे कहा कि भारी पंपों का प्रयोग कर नहर के पानी को ऊपर पहुंचाया जा सकता है और इसके लिए दो चीज़ जरूरी है, एक तो पर्याप्त मात्रा में पानी हो और दूसरा बिजली कभी ना जाए। जुलाई में लिफ्ट कैनाल परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम ने बटन दबाकर किया था और बटन दबाते ही जैसे ही नहर में पानी आया, वहां मौजूद लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और धोती कुर्ता पहने पहने ही बहते पानी में कूद गए थे, क्योंकि उस एरिया ने तो जो पानी था पहली बार देखा था। उस इलाके की औरतों ने बंसीलाल जी के सम्मान में लोकगीत बनाए, जिसमें उनकी तुलना भागीरथ ऋषि से की गई है, जो सौरभ से गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचाने का बीड़ा भी बंसीलाल जी ने उठाया, वो भी बिना किसी अतिरिक्त बजट के। राम वर्मा जी ने अपनी किताब में लिखा है कि बिजली विभाग किसानों से कहता था कि अगर तुम्हें कनेक्शन लेना हो तो 5,000 रुपये दो, हम लाइन तुम्हारे यहाँ पहुंचा देंगे। बंसीलाल जी ने कहा कि भाखड़ा नंगल परियोजना की वजह से हरियाणा के पास बिजली अभी सरप्लस है और 50,000 किसानों ने ट्यूबवेल खुदवा रखे हैं, लेकिन बिजली न होने की वजह से उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। बंसीलाल जी ने तुरंत ये आदेश दिया कि हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचा दो, चाहे वह बिजली की मांग हो या ना हो, लेकिन बिजली हर गांव में हो। बस वहाँ बिजली का एक खंभा लगाकर एक बल्ब लगा दिया जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा बिजली होती क्या है। शुरू में लोगों ने बिजली के कनेक्शन नहीं लिए, लेकिन बिजली पहुंचाने के लिए 5,000 रुपये देने की शर्त जो थी वो चोई बंसीलाल ने खत्म कर दी और इसके बाद बिजली हर गांव में पहुंची। पानी, बिजली और सड़क के अलावा हरियाणा को भारत के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने का श्रेय भी बंसीलाल जी को जाता है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है और राम वर्मा जी ने अपनी किताब में उस कहानी को लिखा है। हालांकि मैं छिटपुट ये कहानी आपको बता चुका हूँ। राम वर्मा जी लिखते हैं कि एक बार उनको संदेश मिला कि वो करनाल के पास जीटी रोड पर मुख्यमंत्री बंसीलाल से मिले। कार से उतरते ही बंसीलाल ने अपने सचिव जो थे एस.के. मिश्रा जी, उनसे पूछा कि मिश्रा जी, इस सड़क पर दिल्ली जाते हुए मुझे और आपको पेशाब लगता है तो हम कार रुकवाकर झाड़ियों में पेशाब कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ या आपके साथ आपकी पत्नी हो और वो बैठी हो तो उसके बाद वो कहाँ जाकर बाथरूम करेगी। बंसीलाल जी अपनी बात का असर देखने के लिए 5 सेकंड तक रुके और फिर बोले कि ये जगह चंडीगढ़ और दिल्ली के बिल्कुल बीच में है। अगर आप यहाँ छोटा सा रेस्तरा बनवा दें जिसमें साफ टॉयलेट हो और यहाँ से गुजरने वाले लोग आपको हमेशा इसके बाद दुआएं देंगे। मिश्रा जी ने सामने गड्ढों वाली ज़मीन को देखते हुए कहा कि चौधरी साहब, यहाँ तो नहर से पानी लेकर एक झील भी बनवाई जा सकती है। और इस छोटे सी बातचीत के बाद हरियाणा में जो टूरिज्म है उसका हरियाणा टूरिज्म का जन्म हुआ। और आप ये जो तिलियार, बया, मैना हर शहर में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स देखते हो, ये चोई बंसीलाल की देन है। चोई बंसीलाल जी को अक्सर इस बात में दिलचस्पी रहती थी कि उनके जो विरोधी हैं पीठ पीछे उनके बारे में क्या सोचते हैं। एस.के. मिश्रा जी की किताब है फ्लाइंग हाईवेज, उसमें उन्होंने एक किस्सा लिख रखा है कि उस जमाने में पंडित भगोदयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और राज्य विधानसभा के चुनाव होने थे। पंडित भगोदयाल जी उनको पसंद करते थे, मुझे पंडित जी कहकर पुकारते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वैसे तो आप साफ सुथरा चुनाव कराएंगे, लेकिन 2 लोगों को हरवाना है, एक तो देवीलाल को और दूसरा बंसीलाल को। उस समय हिसार के डीसी होते थे एस.के. मिश्रा जी, ये दोनों विधानसभा में नहीं पहुंचने चाहिए। तो इस पर एस.के. मिश्रा जी ने कहा कि पंडित जी, मेरे हाथ में तो ये नहीं है, ये तो जनता के हाथ में है, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। जब बंसीलाल जी चुनाव जीत कर पहुंचे तो उन्होंने एस.के. मिश्रा जी से पूछा कि आपकी भगोदयाल जी शर्मा के साथ इस तरह की कोई बात हुई थी। एस.के. मिश्रा जी को अचंभा हुआ कि इनको ये बात कैसे पता चली, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री भगोदयाल उनके बीच की बात थी, वहाँ तो कोई आदमी था ही नहीं। बाद में बंसीलाल जी ने बताया कि वहाँ जो
चाय सर्व करने वाला बेरा था, उसने ये बात सुनी थी और बंसीलाल जी को बताई थी। और इसी बीच जो मिश्रा जी हैं उनका तबादला दिल्ली हो गया, बंसीलाल जी एमएलए चुन लिए गए। मिश्रा जी ने तार भेजकर उनको बधाई दी और कही कि मुझे उम्मीद है कि आपको मंत्री बनाया जाएगा। और दिल्ली गए हुए मिश्रा जी को 1 महीना हुआ था और उनको मकान भी मिल गया था, घर में पार्टी चल रही थी। 12 बजे चौधरी बंसीलाल का फ़ोन आया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि कोई इमरजेंसी है, इस समय आप क्यों मिलना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और मैं आपको अपना प्रधान सचिव बनाना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के प्रति चौधरी बंसीलाल जी की जो वफादारी थी वो संपूर्ण थी, आप उसको चाहे कुछ भी कहें। हरियाणा में मारुति फैक्ट्री को जमीन दिलवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका बाद में उनको राजनीतिक फायदा भी मिला। कुमी कपूर की एक किताब है दोस्तों, उसका नाम है द इमरजेंसी ए पर्सनल हिस्ट्री। इसमें वो कुमी कपूर लिखती हैं कि बंसीलाल ने अपने वरिष्ठ अफसरों को ये हुक्म दिया था कि दिल्ली जाकर संजय गांधी को उनकी मारुति फैक्ट्री के लिए जमीन दिलवाने में वो मदद करें। शर्त यह थी कि जमीन दिल्ली के पास होनी चाहिए। मारुति के लिए जिस जमीन को चुना गया वो खेती योग्य उपजाऊ जमीन थी और वहां से हथियारों का एक डिपो और एक हवाई पट्टी 1000 गज से भी ज़्यादा दूर नहीं थी। उन्होंने संजय गांधी को 290 एकड़ जमीन का कब्जा दिलवाया और मारुति को जो जमीन थी वो 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बेची गई, जबकि बगल वाली जमीनों का दाम उस समय 35,000 रुपये प्रति एकड़ था। जमीन के दाम को 18 किस्तों में अदा किया जाना तय हुआ, लेकिन उसके बावजूद मारुति ने 2 किस्तों के बाद हरियाणा सरकार को जो बकाया था वो भी देना बंद कर दिया था। चौधरी बंसीलाल पर लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार करके मनमाने ढंग से शासन करने का आरोप भी मारुति की वजह से लगा। और इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी के जो चचेरे भाई थे और गुजरात और कश्मीर के राज्यपाल रहे थे बीके नेहरू, उन्होंने भारत में राष्ट्रपति जो प्रणाली है उसको लागू करने की ज़मीन तैयार करनी शुरू की थी और इस सिलसिले में वो चौधरी बंसीलाल से मिले थे। बीके नेहरू की भी एक किताब है नाइस गाइड फिनिश सेकंड में लिखी है उन्होंने, और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि भारत के कुछ जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे उनमें से एक बंसीलाल जी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि भारत का संविधान क्या कहता है। उन्होंने ठेठ हरियाणवी लहजे में मुझसे कहा था, अरे नेहरू साहब ये इलेक्शन का झगड़ा ख़त्म कर दो, मैं तो कहता हूँ बहन जी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना दो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बंसीलाल जी राजनीति में इतने लिप्त थे कि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, मैंने एक वीडियो उस पर पहले भी बनाया है, बात चल रही तो फिर से बता रहा हूँ कि जब ललित नारायण मिश्रा जी थे उन्होंने अपने घर पे एक पार्टी दे रखी थी और बंसीलाल जी को राज कपूर से उन्होंने मिलवाया, तो वो राज कपूर को पहचान नहीं पाए। एसके मिश्रा जी अपनी किताब में लिखते हैं कि बंसीलाल का सिनेमा से कोई ताल्लुकात नहीं था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक फिल्म देखी थी और वो थी डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी। जब ललित नारायण मिश्रा ने उनको राज कपूर से मिलवाया और उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो ललित जी ने जब ये देखा तो जोर देकर कहा, बंसीलाल जी ये राज कपूर है। तो राज कपूर जो थे तो उनसे बंसीलाल जी बोले, अच्छा आपका फरीदाबाद में बिजनेस है क्या? तो राज कपूर ने कहा, नहीं जी मेरा कोई बिजनेस नहीं है। तो बंसीलाल जी ने पूछा, आप काम क्या करते हो? राज कपूर ने जवाब दिया कि मैं तो एक्टर हूँ, और उस समय उनको पूरी दुनिया में लोग जानते थे। तो बंसीलाल जी ने फिर उनसे कहा कि किस नौटंकी में काम करते हो आप? और ये जो कहना था, इसके बाद जो राज कपूर थे वो शर्मसार हो गए और ललित नारायण मिश्रा ने ठाका लगाते हुए कहा कि आप राज कपूर को नहीं जानते? तो बंसीलाल जी भी बोले, जी नहीं मैं नहीं जानता। और इसका जो बंसीलाल जी को जो गुस्सा था वो भी खूब आता था। वर्मा जी ने अपनी किताब में बताया कि एक बार बंसीलाल जी को रेडियो पर हरियाणा की जनता को संबोधित करना था। उस जमाने में हरियाणा में कोई रेडियो स्टेशन नहीं था, इसलिए हरियाणा के लिए जो प्रसारण था वो दिल्ली से होता था। राम वर्मा जी को उनके साथ आकाशवाणी भवन जाना था, और जब हरियाणा भवन पहुंचा तो देखा कि बंसीलाल काफ़ी परेशान हैं और अपने कमरे में ऐसे चक्कर काट रहे थे। तो पूछा कि, उन्होंने कहा कि अब क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि आपने सारी गलत चीज़ें मेरे भाषण में लिखवा दी। तो राम वर्मा जी ने कहा कि मैंने तो वही चीज़ें शामिल की हैं जो मुझे सरकार से लिखित में मिली हैं। और जब वो आकाशवाणी भवन पहुंचे तो बंसीलाल ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण पढ़ा, लेकिन आकाशवाणी के महानिदेशक शुंगलू होते थे, उन्होंने कहा कि आप 2 वाक्यों को दोबारा से पढ़ दो। और ये वही वाक्य थे जिसमें बंसीलाल ने राम मोरका के जो लिखे हुए भाषण थे उसमें जानकारी को दोबारा से दुरुस्त किया था। बंसीलाल जी ने कहा, शुंगलू साहब मैं क्या कर सकता हूँ,
इन साहब ने ये स्पीच मुझे कुछ मिनटों पहले ही दी है, जिसमें गलत आंकड़े दे दिए थे, मैंने उनको सही करके पढ़ा है। बंसीलाल जी जो थे, उन्होंने उन वाक्यों की दोबारा से रिकॉर्डिंग कराई, और जब उनकी कार हरियाणा भवन के पोर्च में जाके रुकी तो बंसीलाल जी ने वर्मा जी को कहा कि वर्मा जी, मिश्रा जी से कह के अपने लिए कोई और महकमा चुन लेना। बंसीलाल जी के जो बेटे थे सुरेंद्र सिंह, उनकी शादी में वो खुद नहीं गए थे, क्योंकि वो आर्य समाजी थे और सादगी भरी जिंदगी में जीने में यकीन करते थे। शादी के बाद उन्होंने एक प्रीति भोज दिया था, और उसमें उस समय के जो भिवानी के डिप्टी कमिश्नर थे राम वर्मा जी, उनको भी आमंत्रित किया गया था। और वर्मा जी ने अपनी किताब में ये लिखा है किस्सा कि वो और उनकी पत्नी जो सावित्री हैं उस चोई बंसीलाल के भोज में शामिल हुए थे, और उनकी पत्नी ने काजीवरम की साड़ी पहन रखी थी और कानों में सिर्फ छोटे छोटे बूंदे पहन रखे थे। बंसीलाल जी की जो पत्नी थी विद्या देवी, वो मेहमानों का स्वागत कर रही थी, और जब उन्होंने उनकी पत्नी को बिना जेवरों के देखा तो आश्चर्यचकित रह गई, और उनके मुंह से निकला, ए छोरी, तू तो जमानांगी बुच्ची है। और वो उसकी पत्नी को अंदर ले गई डीसी साहब की, और अपने हाथों से उसको एक पेंडेंट के साथ जो सोने की चेन थी वो पहना दी। उसके बाद उसकी पत्नी बाहर आई तो वो नाराज थी, क्योंकि डीसी की वाइफ को नांगी बुच्ची कह दिया था। फिर उन्होंने वर्मा जी ने समझाया कि ये बहुत देहाती महिला हैं, ये इसी तरीके से बोलती हैं, मन में खोट नहीं है। अगर इनकी बेटी भी इस तरह आती तो ये भी उनके साथ ऐसा ही करती। और जब खाना ख़त्म हो गया तो वो सोने की चैन जब लौटाने विद्या देवी के पास गई तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने कहा रख ले तुम। और जो शादी का तोहफा है वो राम वर्मा जी की जो पत्नी है, उन्होंने आजीवन संभाल के रखा है कि ये बंसीलाल जी की पत्नी ने मुझे दिया था। इस तरीके से देखें दोस्तों, चोई बंसीलाल जहाँ एक तरफ दिन रात काम करते थे, हरियाणा को आगे बढ़ाने की उनकी मुहिम थी, एक तरफ जो राजनीतिक तिकड़म थे उनमें उनका शामिल होना था, अपनी सरकार को उन्होंने बचाया। एक तरफ वो उनका अधिनायकवादी रवैया था, उन्होंने कांग्रेस में जितने भी बड़े नेता थे उनका एक तरीके से सफाया कर दिया था उस समय। एक तरफ वो बहुत नरम होते थे, एक तरफ वो गर्म थे। लेकिन व्यक्तित्व के पहलू हैं दोस्तों, लेकिन ये भी सच्चाई है कि चौधरी बंसीलाल का आज भी हरियाणा की जनता विकास पुरुष कह के मान करती है। तो इसकी वजह यह है कि उन्होंने काम भी करके दिखाए। हर मुख्यमंत्री की अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन चोई बंसीलाल हरियाणा में हमेशा जो अपने काम हैं उनकी बदौलत जाने जाते रहेंगे। यहाँ तक तो सफ़र हुआ चौधरी बंसीलाल का दोस्तों। कल के वीडियो में हम चौधरी देवीलाल के बारे में कुछ बातें करेंगे, फिर चौधरी भजनलाल के बारे में बातें करेंगे। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की प्लेलिस्ट में आप जाकर पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। हरियाणा की समग्र जो राजनीतिक यात्रा है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, और पूरे विस्तार के साथ कर रहे हैं। आप लोगों का साथ मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या होगा। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने साथी हैं वो कमेंट में हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। शुक्रिया, नमस्कार।